हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज की इस क्लास में डिस्कस करता हूं कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो का पार्ट नंबर 28 रहेगा। जो लोग नए नए आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपका पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल है। यहाँ पे प्लेलिस्ट में अगर विजिट कर लीजिएगा सारा मिल जाएगा। पेपर 1 जो कि हिंदी और इंग्लिश है, तो हिंदी और इंग्लिश का आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। पेपर 3 में मैं क्या क्या कवर किया हूँ, पेपर 3 में आपको देखने मिला जनरल स्टडीज का पोर्शन जहाँ से 30 क्वेश्चन आएगा, वो भी बहुत सारा पार्ट में कवर किया हूँ। उसके बाद आपका बन जाता है जनरल साइंस जहाँ से 20 क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज जहाँ से 20 क्वेश्चन आपका बनता है। और उसके बाद झारखंड जी के जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है 40 नंबर का क्वेश्चन, तो उसमें झारखंड का भी बहुत सारा वीडियो आप लेके लिया है। और प्लस में करंट अफेयर भी अभी चल ही रहा है और भी सारी चीज़ अपडेट होते रहेंगे। तो सारा चीज़ आप लोग आइडिया रखें, इतना सारा चीज़ मैं प्रोवाइड आपको करा चुका हूँ। और जितना भी लेक्चर मैं अब तक लिया हूँ सबका पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए और क्यूज के लिए आपको टेलीग्राम आप लोग को ज्वाइन कर लेना होगा, वहीं पे पीडीएफ मिलेगा। शुरुआती दौर पे मुझे पता नहीं था कि पीडीएफ का आप लोग इतना डिमांड करेंगे, लेकिन देखते देखते पीडीएफ का ज़्यादा डिमांड आने लगा। तो शुरुआती दौर के कुछ एक दो पार्ट जो है से पीडीएफ नहीं मिलेंगे, बाकी सारा जो है से सिलसिलेवार ढंग से पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत लोगों का डाउट था कि पीडीएफ कहाँ पे है, तो पीडीएफ सब वहीं पे है। जितना मैं लिया हूँ सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से बनेगा, यानी कि 60 मार्क्स यहाँ से आपको आने वाला है। ओके, लेट्स गियर अप। बाकी पेपर 1 का कोर्स है हिंदी और इंग्लिश का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी झारखंड में जितने भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है, उसके लिए आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 50% ऑफ में यह कोर्स आपको मिल रहा है। आज लास्ट डेट है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जस्ट फॉर 199, फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, व्हाट इज द एक्सेस टाइम इन कंप्यूटर। बोला जा रहा है कंप्यूटर में एक्सेस टाइम क्या होता है। तो एक्सेस टाइम क्या होता है, टाइम प्लस सर्च टाइम फॉर डिलेइंग, यानी कि समय और विलंबता समय की तलाश, उसको बोलते हैं। या फिर आप लोग बोलते हैं सर्च टाइम ओनली, यानी कि जो आप लोग सर्च करने में जितना समय लगता है वही। या फिर सर्च टाइम फॉर डिलेइंग ओनली, यानी कि केवल विलंबता समय होता है, उसी को आप लोग बोलते हैं एक्सेस टाइम। या एक्सेस टाइम प्लस सर्च फॉर टाइम, यानी कि एक्सेस टाइम जो लगता है प्लस में जो सर्च करने में टाइम लगता है, उसको सब मिला जुला कर बोलते हैं। तो क्या होता है, तो देखिए ये जो होता है आपका एक्सेस टाइम, वो होता क्या है, तो टाइम प्लस सर्च टाइम फॉर डिलेइंग। क्या हो रहा है, सर्च टाइम फॉर डिलेइंग। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। देखिए यहाँ पे बात क्या हो रहा है, जैसे कि टाइम, यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है, जैसे आप लोग कंप्यूटर को कोई चीज़ निर्देश देते हैं ना, तो उसमें कुछ समय लगता है, तो वो वाला। प्लस में कंप्यूटर जब आप लोग कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन दीजिएगा तो उसको डेटा को लेकर प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आपको फिर से आउटपुट देगा, तो उसमें कुछ समय लगेगा। तो जो आपने इंस्ट्रक्शन देने में जितना समय लगाया प्लस में उधर से कंप्यूटर जितना समय लिया, तो दोनों को आप लोग कंबाइन कर देंगे तो आप लोग को मिल जाएगा एक्सेस टाइम। यही होता है एक्सेस टाइम। एक्सेस मतलब कोई डेटा वगैरह प्राप्त कर लेना, आपने कोई चीज़ सर्च किया तो आप लोग सर्च करने में टाइम कुछ लगाएंगे, कुछ सेकंड जो भी लगाए, इतना कीबोर्ड पे फास्ट होंगे तो जल्दी डाल देंगे, तो उसमें कुछ समय लगेगा। प्लस में कंप्यूटर जो समय लेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको एक्सेस टाइम निकल जाने वाला है। तो टाइम प्लस यही सर्च टाइम फॉर डिलेइंग है आपको कंप्यूटर के लिए। ओके, तो जनरल यही होता है, कीबोर्ड वगैरह का आप लोग यूज करते हैं। उसका कंप्यूटर में आप लोग डेटा देते हैं, जहाँ पे सीपीयू उसका होता है प्रोसेसिंग का कार्य करता है, डेटा को स्टोर करके आपको पुनः आउटपुट देता है। तो आप लोग आपको मॉनिटर, जिसको कि जो कि क्या है एक आउटपुट डिवाइस है, उस पर आप लोग देखते हैं, डिस्प्ले होता है उस पर। तो यही होता है एक्सेस टाइम। आई होप कि यह समझ में आ चुका होगा एक्सेस टाइम वगैरह। ओके, सारा जो बैकग्राउंड में काम करता है प्रोसेसिंग का, इसका सीपीयू को होता है। 3 यूनिट होता है इसका, आज चर्चा कर दूंगा फिर से, अभी आने वाला है। ठीक है, बहुत डिटेल में जाता है क्लास आपका कंप्यूटर का, बार की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। विच ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले सेव एज डायलॉग, सेव एज बॉक्स ऑप्शन। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो आपको जो ऑप्शन है वो यूज होता है सेव एज बॉक्स के लिए। सेव एज बॉक्स के लिए किसका आप लोग यूज करते हैं, F10 का, ओके, या फिर F12 का, F9 का, या फिर F11 का, किसका प्रयोग करते हैं सेव एज बॉक्स ऑप्शन का ऑप्शन के लिए। तो देखिए सेव एज बॉक्स ऑप्शन आपको क्या होता है, मैं पहले भी एक बार चर्चा कर चुका हूँ। ओके, कि सेव एज क्या होता है, सेव एज कमांड। तो मैं बताया था कि आपके पास मान लेते हैं एक डॉक्यूमेंट है, क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, इसका नाम मान लेते हैं कुछ है ABC है, क्या है, इसका नाम कुछ ABC है। तो इसी के जैसा आपको एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना है, इसके जैसा एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना है बिना इसको छेड़छाड़ किए हुए। तो आप लोग इसके अंदर जाइएगा इस डॉक्यूमेंट का, ओके, तो क्या कीजिएगा, इसको डॉक्यूमेंट में जाइएगा तो सेव एज का ऑप्शन दबाइएगा। क्या कीजिएगा, सेव एज ऑप्शन दबाइएगा। तो इसी के जैसा जो डॉक्यूमेंट आपको बन जाएगा, और इसका आप लोग रीनेमिंग का ऑप्शन दे देगा, जिसका नाम आप लोग PQR दे देंगे। क्या दे देंगे, इसका नाम आप लोग PQR दे देंगे। तो इस तरह से सेव एज कमांड का यूज होता है। तो सेव एज कमांड जो आप लोग को देखने को मिलेगा आपको, वह F12 से मिल जाएगा। तो F12 जो है यूज करते हैं फंक्शन कीज का, टोटल फंक्शन की जो होता है कीबोर्ड पर देखने को मिलेगा 12 ना, तो उसमें F12 जो है यूज होता है सेव एज बॉक्स के लिए। ओके, चलिए
कुछ इस तरह से होता है, सेवेज बॉक्स इस तरह से खुलेगा जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को रीनेम करके रख सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह याद रखिएगा। इस तरह होता है, डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से रीनेम कर लीजिए, नेम कर दे दीजिए और उसके बाद सेव कर लीजिए। बाकी सारे ऑप्शंस को यहाँ पे क्लियर करता हूँ। F12 होता है, F11 है पहले, तो F11 कहाँ पे यूज करते हैं, तो आप लोग देखेंगे कोई फुल स्क्रीन मोड होता है ना, फुल स्क्रीन मोड होता है, तो फुल स्क्रीन मोड करने के लिए या उसको एग्जिट करने के लिए, तो एग्जिट करने के लिए भी ऐसे आप लोग यूज करते हैं किसका, F11 का। तो इसको याद रखिएगा, फुल स्क्रीन मोड के लिए इसको यूज होता है, उसको एग्जिट करने के लिए या फिर फुल स्क्रीन में करने के लिए F11। F9 का यूज आप लोग करते हैं रिफ्रेश के लिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा ना। F11 जो होता है आप लोग रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं MS जो होता है MS वर्ड में। तो जो MS वर्ड होता है वहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए यूज करता है, तो किसी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए वर्ड में यूज करते हैं F9। और बाकी अगर आउटलुक में जाइएगा, MS आउटलुक वगैरह जो कि वर्ड वगैरह जितना सारा देखते हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आउटलुक में जाइएगा तो वहाँ पे जो ईमेल वगैरह होता है, ईमेल वगैरह को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए जो है से आपको यूज होता है F9। ओके, और बाकी जो है से आपको F10 देखने को मिलता है, ये आपका यूज होता है F10। हाँ, ये एक्टिवेट करने के लिए जो मेन्यू बार होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए यूज होता है F10। क्या होता है, एक्टिवेट मेन्यू बार, इसके लिए यूज होता है F10। तो इसको याद रखिएगा। एक पॉइंट जो आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लग रहा हो कि यहाँ पे F9 जो है रिफ्रेश करने के लिए जो है, क्योंकि पहले मैं F5 बताया था। तो देखिए F5 जो है रिफ्रेश वगैरह कहीं कोई वेबसाइट वगैरह पे कहीं पे है तो वहाँ पे रिलोड या रिफ्रेश करना है, तो उसके लिए आप लोग F5 यूज करते हैं। यहाँ पे जो रिफ्रेश करने के लिए बताया हूँ MS वर्ड में बताया हूँ आपको रिफ्रेश करने के लिए, और आउटलुक में बताया हूँ कि ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज होता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिफ्रेश करने के लिए या रिलोड करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को कहीं वेबसाइट पे आप लोग हैं तो रिफ्रेश करने के लिए F5 का आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेव एज बॉक्स के लिए आप लोग F12 का यूज करते हैं। आई होप कि क्लियर होगा ना, ठीक है, तो इस तरह से यूज होता है सेव एज। बाकी क्वेश्चन 3 देखिए, Alt + Shift + D की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर व्हिच फंक्शन इन MS वर्ड। बोला जा रहा है कि Alt + Shift + D है, ये जो ऐसे कहाँ किसके लिए यूज होता है MS वर्ड में, टू इंसर्ट अ टेबल, टू इंसर्ट अ डेट, इंसर्ट लोगो या फिर इंसर्ट पिक्चर। तो देखिए Alt + Shift + D जो होता है इसे किसी डेट को ऐड करने के लिए, यानी कि आज जो डेट है उसको ऐड करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट देखिएगा, याद रहेगा ना, Alt + Shift + D, D फॉर डेट, याद रख लीजिएगा। इसको जैसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक शॉर्टकट जो की कॉम्बिनेशन है Alt + Shift + डिलीट, बाकायदा यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है, डी नहीं डिलीट, डी फॉर डिलीट नहीं होता है, डी एक बटन भी होता है, डिलीट का ही बटन होता है। तो Alt + Shift + डिलीट जो होता है तो वो आपको रिबूट करने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज जो होता है से आपको रिबूट करने के लिए यूज होता है। तो दोनों में अंतर है, Alt + Shift + D है, यहाँ पे Alt + Shift + डिलीट है, तो दोनों में अंतर है। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज आपको नहीं करना है। Alt + Shift + डिलीट होगा रिबूट के लिए। चलिए यहाँ पे आए हैं तो कुछ और चीज़ बता देता हूँ। जैसे Alt + Shift + डेल जो है डिलीट हो गया तो रिबूट हो गया। अगर ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिएगा तो कोई भी अगर टेक्स्ट है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज होता है। क्या करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी कि अगर छोटा टेक्स्ट है तो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, अगर ऐसा आप लोग कमांड देते हैं तो, ठीक है। तो Alt + Shift + डिलीट एक बार दबाइएगा तो एक बार बढ़ेगा साइज इसका, दोबारा बढ़ाइए, इसको प्रेस कीजिएगा तो और साइज बढ़ते जाएगा। तो साइज जो है बढ़ते जाता है, जेड यहाँ पे बता रहा हूँ कि यह बढ़ रहा है, ठीक है। और बाकी अगर लेस देन का साइन लगा दिया जाए, यहाँ पे लेस देन का साइन अगर लगा दीजिएगा तो जस्ट इसका अपोजिट होने लगेगा, यानी कि कोई बड़ा टेक्स्ट है तो धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। तो यही कमांड यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, तो तीनों चार चीज यहाँ से बता दिया, एक क्वेश्चन में आपका 4 निकल गया। Alt + Shift + D का यूज बता दिया, ओके, उसके बाद Alt + Shift + डिलीट बता दिया, उसके बाद Alt + Shift + ग्रेटर देन बता दिया, Alt + Shift + लेस देन बता दिया। तो चारों चीज बता दिया, तो सबको आइडिया रखिए। ओके, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए कि सब यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टू मिनिमाइज अ करेंट वर्कबुक इन विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। की कॉम्बिनेशन को आप लोग कभी कभी ना शॉर्टकट की भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसको। तो कौन सा जो है की कॉम्बिनेशन यूज होता है, Ctrl + F9, Ctrl + F10, Ctrl + F12 या फिर Ctrl + F3। तो इसके लिए जो अब देखिए वर्कबुक क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक्सेल के बारे में बात हो रहा है। वर्कबुक वर्कशीट वगैरह देखते हैं ना, वह एक्सेल में होता है। इस सबको आइडिया रखिए, MS एक्सेल के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि एक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका है, ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एक्सेल में आप लोग देखिएगा होता क्या है कि सिंगल सीट जो होता है, जो एक पेज आप लोग देखने को मिलता है जहाँ पे आप लोग वर्किंग एरिया होता है, तो
तो जो सिंगल सीट होता है उसको आप लोग बोलते हैं वर्क सीट। क्या बोलते हैं उसको? आप लोग वर्क सीट के नाम से जानते हैं। और अगर बहुत सारा ऐसा वर्कशीट हो जाए, ऐसा बहुत सारा अगर वर्कशीट हो जाए, ऐसे आप लोग वर्कशीट बहुत सारा हो जाए तो इसको वर्कबुक का नाम दे दिया जाता है। तो इसको जो है आपको वर्कबुक का नाम देते हैं। ओके, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा कि वर्कशीट और वर्कबुक क्या होता है। ओके, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये कलेक्शन ऑफ जो वर्कशीट्स होता है उसको आप लोग वर्कबुक बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। समझिए ना, आप लोग का जो बुक होता है ना, बुक उसमें बहुत सारा पेज होता है, तो पेज को सीट बोलते हैं। तो बहुत सारा सीट मिला तो क्या बन गया? बुक बन गया। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो एक्सेल में अगर बात किया जाए तो कौन सा जो है की कॉम्बिनेशन जो होता है से मिनिमाइज करने के लिए जो होता है किसी भी वर्कबुक को, तो ये मिनिमाइज है यानी कि छोटा करना है इसको। कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस F12 या फिर कंट्रोल प्लस F3। तो यहाँ पे जो मिनिमाइज करने के लिए यूज होता है वह होता है कंट्रोल प्लस F9। तो कंट्रोल प्लस F9 का प्रयोग कीजिए, आपका यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा आपका वर्कबुक। बाकी इसका जस्ट अपोजिट है, या F9 जो है मिनिमाइज करने के लिए होता है, यानी कि आपको अगर साइज है तो साइज जो है इतना है तो धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है F10 ना। F10 जो होता है जस्ट अपोजिट होता है, अगर कोई चीज़ छोटा से इसको सॉरी या ये मिनिमाइज करने के लिए अभी जो होता है मैक्सिमाइज होगा, यानी कि छोटा से बड़ा होने लगेगा। तो F9 जो होता है मिनिमाइज के लिए, और इसका जस्ट अपोजिट है ना, अगर पूछेगा मैक्सिमाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं तो कंट्रोल प्लस F10 का यूज करते हैं। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। F3 जो होता है कंट्रोल प्लस F3 ये जो होता है नेम मैनेजर को ओपन करने के लिए यूज होता है। नेम मैनेजर को ओपन करने के लिए यूज होता है। बाकी बच गया कंट्रोल प्लस F12। तो कंट्रोल प्लस जो F12 है इसका आप लोग यूज करते हैं, और जो कोई पहले से ओपन विंडो है तो उसको पुनः से ओपन करने के लिए आप लोग इसका यूज करते हैं कंट्रोल प्लस F12। ओके, तो सब बात किया जा रहा है एक्सेल में ना, इसको आइडिया रखेगा। एक्सेल एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डेटा को प्रोसेस करता है। जितना भी टेबल चार्ट वगैरह पूछेगा, कोई आपको टेबल वगैरह चार्ट वगैरह बनाना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो इनमें से किस एप्लीकेशन का यूज कीजिएगा तो वहाँ पे MS एक्सेल का यूज होता है। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग पूछे तो एक्सेल लगाइएगा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पूछेगा तो MS वर्ड लगाइएगा। प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इससे तो कुछ चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। व्हाट इज द यूज ऑफ एंड की इन MS वर्ड। बोला जा रहा है कि MS वर्ड में एंड की का क्या यूज है। एंड की आप लोग देखने को मिलेगा। ओके, एक बाकायदा की रहता है एंड की के नाम से, ऐसे एंड लिखा रहेगा उस पर। तो एंड की का उसमें क्या यूज है? टू ब्रिंग कर्सर एट द एंड ऑफ अ लाइन, लाइन के एंड में लाना है कर्सर को। टू ब्रिंग कर्सर एट द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंत में लाना है कर्सर को, उसके लिए आप लोग यूज करें। टू ब्रिंग कर्सर एट द एंड ऑफ अ पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंत में लाना है तब। या फिर टू ब्रिंग अ कर्सर एट द एंड ऑफ ए स्क्रीन, स्क्रीन के अंत में लाना है तब। कहाँ पे यूज किया जाएगा? देखिए जो यूज होता है आपको एंड की, तो एंड की का यूज करके आप लोग टू ब्रिंग कर्सर एट द एंड ऑफ अ लाइन, किसी लाइन के अंत में लाने के लिए आप लोग एंड की का यूज करते हैं। तो कंप्यूटर में बहुत सारा कीज वगैरह होता है, तो आप लोग को देखने को मिलेगा। नॉर्मली कितना कीज बताया था? 104 से 108, तो सब अलग अलग फंक्शन करता है कीज, और उसके साथ हम लोग 2-3 कीज का करके हम लोग की कॉम्बिनेशन या शॉर्टकट कीज भी बनाते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, तो आइडिया होगा। तो एंड की का यूज आप लोग टू ब्रिंग कर्सर एट द एंड ऑफ अ लाइन करते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार कौन किए थे? याद आ रहा है? कीबोर्ड को आविष्कार किए थे क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ना। क्रिस्टोफर लाथम के से याद रखिएगा, सी से नाम है ऐसे क्रिस्टोफर, तो हिंदी में कीजिएगा तो क आएगा, तो कीबोर्ड आ गया क से। तो क्रिस्टोफर लाथम सोल्स जहाँ से इसका आविष्कार किए थे कीबोर्ड का, फादर ऑफ टाइपराइटर के नाम से भी जानते हैं। और जो माउस होता है वो क्या है? डगलस एंजेलबर्ट आविष्कार किए थे माउस का। ठीक है, और कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइस है। चलिए, और अगर डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड दबा दीजिएगा। कंट्रोल के साथ एंड दबाइएगा, डॉक्यूमेंट के आप लोग एंड में पहुंच जाइएगा। कंट्रोल प्लस एंड। ओके, और उसके बाद अगर पैराग्राफ के अंत में जाना है तो कंट्रोल, जो कर्सर को पैराग्राफ के अंत में लाना है तो कंट्रोल के साथ आप लोग शिफ्ट दबाइए। इसके लिए CTR, कंट्रोल प्लस कंट्रोल के साथ शिफ्ट, और उसके बाद आपका डाउन एरो बटन होता है ना, तो आप लोग दबाइए, उसमें चले जाइएगा। ठीक है, इसको आइडिया रख सकते हैं। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तो सारा चीज को ध्यान रखें। क्वेश्चन 6 देता है इन MS एक्सेल, जो कि एक आपको डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे MS एक्सेल के बारे में बात किया जाए, टू कीप कॉमेंट इन अ सेल इज कॉल्ड। अच्छा, बोला जा रहा है कि आपको मान लेते हैं कि MS एक्सेल में है, ठीक है, कोई सेल है। सेल देखे हैं जो ईंटा आकार का दिखता है, जो कंपार्टमेंट जैसा, उसको सेल कहते हैं। तो अभी दिखाएंगे आपको है या नहीं है। हाँ, दिख रहा है, ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक नहीं हो रहा है, सीधे से दिख रहा है। तो इन MS एक्सेल टू कीप कॉमेंट इन अ सेल इज कॉल्ड। तो बोला जा रहा है कि MS एक्सेल में अगर कहीं पे आपको कमेंट वगैरह रखना है तो उस प्रक्रिया को आप लोग क्या नाम देते हैं? स्मार्ट टिप,
सेल टिप, वेब टिप या फिर सॉफ्ट टिप। तो समझिए कि कहीं अगर सेल है, जो ईंटा जैसा ऐसा जो कंपार्टमेंट दिखता है ना, उसी को सेल कहते हैं। रॉबर्ट हुक 1665 में सेल का आविष्कार किए, तो आपको आइडिया होगा। तो उनको भी ऐसा ऐसा कंपार्टमेंट दिखा था। तो यही जो एक्सेल होता है उसमें जो यही होता है, सेल कहा जाता है। क्या होता है? सेल। और जो बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल मिल जाता है तो क्या बोलते हैं आप लोग? ग्रुप ऑफ सेल को आप लोग रेंज बोलते हैं। तो सेल में कोई अगर टिप दिया रहा है तो टिप कैसे दिया रहता है आप लोग को आइडिया होगा। इस तरह से कुछ रहता है, यहाँ से देखिएगा ऐसे रहेगा और इसके बारे में कुछ लिखा रहेगा, सेल के बारे में कुछ लिखा रहेगा, एबीसीडी जो भी रहता है, तो इस तरह से लिखा रहता है। तो इसके बारे में टिप है, तो यही जो है सेल टिप कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए अब इसको डायग्राम के हेल्प से बताते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है ना, ईंटा जैसा जो दिख रहा है यहाँ पे कंपार्टमेंट, उसको बोलते हैं आपको सेल बोलते हैं। बहुत सारा जो हो जाता है उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से एक रेंज हो गया। तीसरा से देख सकते हैं यहाँ पे जो सम वगैरह यहाँ पे जो सेल वगैरह दिख रहा है, तो यही जो है तीसरा का सेल टिप है, या क्या है? सेल टिप है। ये सब सेल टिप का एग्जाम्पल है। ओके, तो आइडिया रखिएगा यही सेल टिप होता है। तो कमेंट रखने का जो प्रोसेस होता है सेल में, तो उसको आप लोग सेल टिप के नाम से जानते हैं, ना कि वेब टिप, सॉफ्ट टिप और स्मार्ट टिप। ठीक है, सेल टिप ही बोला जाता है। सेल के बारे में बात हो रहा है तो आप लोग याद रखिएगा सेल टिप कहा जाता है। टिप देते हैं ना सबको। विच इज द मोस्ट वैलिड लिस्ट ऑफ HTML। बोला जा रहा है कि इनमें से जो है से कौन सा लिस्ट जो है से सबसे ज़्यादा वैलिड माना जाता है HTML में। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, रैंडम लिस्ट या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट या रैंडम लिस्ट दोनों, यानी कि अगर ऐसा डी बोल के ना ए और सी दोनों, तो देखिए इसमें जो होता है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा जो वैलिड लिस्ट होता है HTML में, वो ऑर्डर्ड और रैंडम लिस्ट दोनों होता है। ओके, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। HTML क्या होता है? HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो HTML होता है, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। वेबसाइट वगैरह को आप लोग डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं ना, वेबसाइट जो होता है उसको आप लोग डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। ओके, चलिए HTML कोडिंग का। ओके, चलिए तो ऑर्डर्ड और रैंडम जो लिस्ट होता है वो सबसे कॉमन होता है, मोस्ट वैलिड लिस्ट होता है, याद रखिएगा HTML में। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है HTML का। ठीक है, चलिए और कुछ तो जी, वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए आप लोग यूज करते हैं HTML का। और आप लोग जो जावा होता है ना, जावा एक लैंग्वेज है, आपको देखने को मिलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा का यूज करके किसी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा डायनामिक वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है? जावा का यूज करके वेबसाइट को डायनामिक बनाया जाता है। अभी कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा तो वहाँ पे बता दूंगा कि जावा का फोर्टोन का कोबल वगैरह का यूज जो है से कहाँ कहाँ होता है ना, थोड़ा सा वेट कीजिए। द कंप्यूटर्स मेड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर मेड ऑफ। बोला जा रहा है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से जो पहले कंप्यूटर आपका बना था, ओके, तो वह किससे बना होता था? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रो मैकेनिकल, मैकेनिकल सिर्फ, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आप लोग को देखने को मिलेगा 90 जो है 45 वगैरह में स्टार्ट हुआ था, 1945 वगैरह से 46 वगैरह में। तो जब स्टार्ट हुआ उस समय, तो उससे पहले के जो कंप्यूटर होते थे वह जो है किस चीज़ से बनाए होते थे? तो देखिए आप लोगों को आइडिया होगा, जो फर्स्ट जनरेशन थे कंप्यूटर उससे पहले जो बनाए जाते थे उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते थे। क्या होते थे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर होते थे। ठीक है, चलिए तो जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल बनाए थे वो 1944 में सब बनाए थे। एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ डेवलप किए थे 1944 में। और अब एक चीज़ देखने को मिलेगा आपको, जो इसका नाम था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस ना, एक बनाए थे, आप लोग को देखने को मिलेगा। इसका नाम था जो एक डिवाइस बनाया था उस समय उसका नाम था शार्क 1। क्या था? उसका नाम था शार्क 1। तो शार्क 1 एक जो बनाए थे, अभी पर्सन का नाम बता रहा हूँ। तो शार्क 1 जो बनाया गया था उसका नाम रखा गया था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस ना। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से बनाया गया था शार्क 1 को। ये बनाया था आपको हार्वर्ड आइकन ना। तो हार्वर्ड जो आइकन थे वही जो है से बनाए थे। ओके, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 1944 में इसको बनाया गया था, नाम था शार्क 1। ओके, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से था यह। ओके, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर होते थे पहले। ओके, बाकी फर्स्ट जनरेशन वगैरह तो बताया था आपको, याद रखिए जनरेशन कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया ना। 1944 में इसको डेवलप किया गया था। बाकी 1945 से लेकर 59 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था। फर्स्ट में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। ओके, उसके बाद ट्रांजिस्टर आया था, उसके बाद आपका क्या आया, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आया,
और उसके बाद क्या आया, उसके बाद आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया, और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर नहीं रहे तो VLSI भी दे सकता है आपको। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ओके। और अब जो है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चलता है, ओके, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का बहुत एडवांस वर्जन है। तो इसको याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का आप लोग यूज जो है 1971 में शुरू किए थे, तो 1970 में ऑप्शन में हो सकता है, तो 1970 1971, तो इतना जो है माइक्रो प्रोसेसर का आप लोग यूज जो है यूज करना शुरू किए थे, ओके। इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आंसर इज बी। 1 निबल, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। 1 निबल इज इक्वल टू, पहले बता चुका हूं, फिर से है। 1 निबल इज इक्वल टू व्हाट, हाफ बाइट, 1 बाइट, 8 बिट्स या फिर 8 बाइट्स। देखिए 1 निबल जो होता है ना, सो वह हाफ बाइट के बराबर होता है। क्या होता है, 1 निबल इज इक्वल टू हाफ बाइट के बराबर होता है, हाफ बाइट, ठीक है। चलिए, एक बाइट में कितना होता है, तो 1 बाइट में आपको होता है 8 बिट्स। क्या होता है, 8 बिट्स, ठीक है। तो 8 बिट्स का आधा कितना होगा, 4 बिट्स। तो 4 बिट्स को ही आप लोग 1 निबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4 बिट्स को ही आप लोग 1 निबल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, 1 निबल बराबर 4 बिट्स हो जाएगा, नहीं ऑप्शन होगा, देख लीजिएगा, हाफ बाइट होगा। क्या होगा, हाफ बाइट। 1 बाइट में होता है 8 बिट्स, तो इसका आधा 4 बिट हो गया, तो इसीलिए इसको 1 निबल को हाफ बाइट ही बोला जाता है, ओके, याद रखिएगा। देख लीजिए कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ देखने को मिल जाएगा। जो 4 बिट्स था उसी को 1 निबल बोला गया, समझ चुके होंगे। 8 बिट्स को आप लोग 1 बाइट बोलते हैं, जो कि अभी समझा दिया था। तो 1 बिट यहाँ पे 2 निबल बन जाएगा, तो कॉमन सेंस हो गया। उसके बाद 16 बिट्स होता है, 4 निबल के बराबर, ये सब तो कॉमन सेंस हो गया, 1 वर्ड बनता है। उसके बाद एक बिट में आपको बाइनरी डिजिट होता है, 1 बिट में बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1। 8 बिट्स में बाइट वगैरह सब यूज देख लीजिएगा, यहाँ पे टेरा बाइट तक गया, GB MB वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेगा। एक जो पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है, आंसर तो हो गया हाफ बाइट। जो कंप्यूटर में वर्ड का लेंथ होता है, क्या होता है, कंप्यूटर में वर्ड का लेंथ होता है, उसको बिट से आप लोग नापते हैं। बिट में जो वर्ड का लेंथ होता है, क्या होता है, वर्ड का लेंथ होता है, उसको आप लोग बिट में नापते हैं। जबकि जो बाइट होता है BYT, ठीक है, BYT, तो ये जो बाइट होता है इसमें आप लोग जो है कैपेसिटी को नापते हैं। कंप्यूटर का जो कैपेसिटी होता है उसको आप लोग किस में नापते हैं, उसमें आप लोग बाइट को नापते हैं। और वर्ड का लेंथ जो होता है उसको आप लोग बिट में नापते हैं, बिट, BIT, ठीक है। बहुत लोग BIT बाइट लिखते हैं, ठीक है, तो वो तो बाइट तो कुत्ता काटने वाला हो गया। चलिए, आज पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ना, अब चला रहा हूँ उसको, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर रहा है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। विच इज़ यूज टू कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड फाइल्स विद इन द वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। बोला जा रहा है कि विच इज यूज, बोला जा रहा है कौन सा चीज़ जो है से यूज होता है कंट्रोल करने के लिए। जो आप डाटा ट्रांसफर करते हैं, डाटा या फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं बहुत सारे यूनिट के बीच में, तो बहुत सारे यूनिट के बीच में डाटा और फाइल को ट्रांसफर करते हैं, तो वहाँ पे कौन इसको जो है से कंट्रोल करता है। ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ME मतलब होता है मेमोरी यूनिट, और L होता है आपका देखने को मिलेगा लॉजिकल यूनिट। तो कौन जो है से आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपका B हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B। इसको याद रखें, जो कंट्रोल यूनिट होता है यही जो है आपका यूज करता है, ठीक है। चलिए, ट्रांसफर डेटा का और फाइल्स को, जो बहुत सारा जो कंप्यूटर कंपोनेंट वगैरह होता है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में, तो डेटा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, फिर डेटा यहाँ आ रहा है, तो इसके लिए आप लोग को देखने को मिलता है कंट्रोल यूनिट होता है ना। चलिए, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए, हो गया। बाकी सारी चीज़ को बताता हूँ, सारे जो ऑप्शन से क्लियर करता हूँ ना। जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यह आपको कंप्यूटर में मैथमेटिकल और अरिथमेटिक जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट का भी तो कार्य बता दिया। जो मेमोरी यूनिट है वो क्या काम करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। क्या करता है, स्टोरेज करने का यह काम करता है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। हो गया, आंसर हो गया कंट्रोल यूनिट, आंसर कंट्रोल यूनिट हो गया ऑप्शन नंबर B। इस तरह से देखने को मिलता है। कंप्यूटर में इनपुट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें 3 पार्ट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और एक होता है आपका यहाँ पे मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से रैम, रोम वगैरह और कैश मेमोरी एक तरह का आता है, जो कि मेमोरी यूनिट का पार्ट होता है। तो इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट देता है, ये प्रोसेस होता है कंप्यूटर का काम करने का, ये सब स्टोरेज में है। उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन 11 है, विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कंबाइन 2 नेटवर्क रीजन सिमुलटेनियसली इन इट। बोला जा रहा है कि विच नेटवर्क डिवाइस, कौन सा नेटवर्क डिवाइस जैसे आप लोग यूज करते हैं कि अगर दो नेटवर्क क्या है, 2 नेटवर्क रीजन्स, यानी कि
माना जा रहा है कि जैसे कि मान लेते हैं 2 लाइन है, 2 या 2 से अधिक लाइन है, तो उसको वो कंबाइन करना है एक यूनिट में, तो वहाँ पे किसका यूज किया जाता है? क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है, डायग्राम दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो ब्रिज, रिपीटर, फायरवॉल, वॉल या फिर होता है बस, किसका आप लोग यूज करते हैं? तो देखिए अगर मान लेते हैं कि एक कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे है, क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे है, ओके, दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क वहाँ पे है, तो एक नेटवर्क डिवाइस आता है जो कि दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करेगा। क्या करेगा? दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करेगा। इसको आप लोग ब्रिज के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? ब्रिज के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसका डायग्राम देखिए, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सेगमेंट वगैरह 1 है, ओके, तो सेगमेंट 1 में PC1 पर्सनल कंप्यूटर वगैरह 1 2 वगैरह कनेक्ट है, यहाँ पे 3 4 वगैरह। दूसरा तरफ भी सेगमेंट 2 है पर्सनल कंप्यूटर। तो ये सारा कंप्यूटर को अगर कनेक्ट करना होगा तो यहाँ पे ब्रिज लगा होता है। क्या लगता है? एक ब्रिज लगा होता है। तो यही ब्रिज जो है यहाँ पे लाइन बन गया, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। तो 2 लोकल एरिया नेटवर्क जो हो जाएगा, किसी कंपनी वगैरह में छोटा देखिएगा, कंपनी वगैरह का जो नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। ओके, आप लोग होम वगैरह में यूज करेगा उसको भी लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। तो सेगमेंट 1 और जो सेगमेंट 2 है उसको कनेक्ट करने के लिए आप लोग ब्रिज का यूज करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रिज। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, आंसर तो ब्रिज हो गया। बाकी जो रिपीटर यूज होता है, रिपीटर कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं, तो वहाँ पे रिपीटर क्या होता है? जो जैसे कि क्या होता है कि मान लेते हैं कि डेटा को लॉस ना हो, क्या हो? डेटा को लॉस ना हो, तो वहाँ पे सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, लेकिन डेटा वगैरह लॉस ना हो उसके लिए जो है इसको यूज करते हैं, ताकि डेटा जितना आप लोग यहाँ से दे रहे हैं उतना ही उसको पहुँच सके। नेटवर्क आप लोग एक्सेस करते हैं, जितना स्पीड नेटवर्क होता है उतना ही एक्सेस आप लोग मोबाइल में कर पाते हैं, तो वहाँ पे रिपीटर वगैरह का यूज किया जाता है ताकि डेटा वगैरह बीच में लॉस ना हो। ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, और फायरवॉल तो आप लोग प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। ठीक है, फायरवॉल जो होता है सब लोग प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। VPN वगैरह नाम सुने होंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वगैरह। ठीक है, तो फायरवॉल उसके लिए यूज होता है, आप लोग किसी चीज़ को सुरक्षित करते हैं। और बस क्या होता है? देखिए बस जो होता है ना, बस बोले कि एक तरह का रास्ता होता है। क्या होता है? बस जो होता है एक तरह का रास्ता होता है, जिसमें डेटा जो है एक जगह से डेटा जो है डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसका रास्ता का आप लोग बस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल वगैरह होता है, आप लोग को आइडिया होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप लोग भेजते हैं। कुछ इस तरह से डायग्राम है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट टैग टू ऐड अ कमेंट इन HTML? HTML में अगर आपको कमेंट को ऐड करना है तो इसके लिए करेक्ट जो है HTML टैग क्या है? तो सबके लिए टैग होता है। तो देखिए इसका करेक्ट टैग होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। इसमें कैसे करना है? सबसे पहले ऐसे साइन होता है, आप टैग करने के लिए यूज करते हैं इसको। उसके बाद ये वाला साइन लगाइएगा। उसके बाद आपको जो है जो भी कमेंट आपका रहेगा उसको ऐड कर देना है। उसके बाद पुनः जो है इसको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से कमेंट जो है ऐड होता है। ठीक है, इसका डायग्राम देख सकते हैं, HTML जब कोडिंग किया जाता है तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे जो है कमेंट को ऐड किया गया है। ओके, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ तक आया है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला साइन दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको इधर से क्लोज कर दिया। तो यही कमेंट ऐड करते हैं आप लोग HTML में। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। भाई आगे चला गया, आंसर हो जाएगा बी। सही टैग आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको याद रखें, डायरेक्ट याद रखें। Which of the following is used to cut any text or field in MS Excel? MS Excel वगैरह में आपको फंसाया जा रहा है झुट्टो के या क्वेश्चन में कहीं भी जो अगर देखिएगा जनरली कट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज आप लोग कट करने के लिए यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस एक्स का यूज कट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, इसको याद रखिएगा। काटने का साइन क्या होता है? कट। ठीक है, ये मत समझिएगा सी फॉर कॉपी होता है। कॉपी और कट में अंतर होता है। अगर कट कर दीजिएगा तो यहाँ से इसका रिश्ता नाता टूट जाएगा, और कॉपी कीजिएगा तो यहाँ भी रहेगा और जहाँ ले जाइएगा वहाँ भी रहेगा, दोनों जगह रहेगा। ठीक है, यहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा। लेकिन कट में यहाँ से उठा दिए तो यहाँ से खत्म, दूसरा जगह जहाँ पे इसको पेस्ट कीजिएगा वहाँ रह जाएगा। कंट्रोल प्लस ए ऑल सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस सी आपको कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है कट करने के लिए यूज करते हैं। और जो कंट्रोल प्लस भी होता है, कंट्रोल प्लस भी उसको आप लोग पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं ना। चलिए याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस भी पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस पी जो प्रिंट करने के लिए आप लोग यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। ओके, और कंट्रोल प्लस जेड अंडू करने के लिए यूज करते हैं। अंडू मतलब जो प्रीवियस एक्शन था उसको एज इट इज करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखिए यह मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए खुद से बनाया हूँ, तो देखते हैं आज।
तो विच स्टैंडर्ड ऑपरेटर इज नॉट करेक्टली मैच यूज्ड इन एमएस एक्सेल। बोला जाए कुछ कुछ ऑपरेटर देखते हैं। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर मतलब आप लोग नॉर्मली ऑपरेटर क्या करता है, मान लेते कोई कंपनी का ऑपरेटर है तो उसको चलाने का संचालक होता है, काम करता है। तो यहाँ पे सभी ऑपरेटर होता है, तो अलग अलग काम करने के लिए जो है फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए एक ऑपरेटर होता है। सब दबाइएगा तो कुछ अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है एक्सेल में। तो ये सब ऑपरेटर जो है से कुछ कुछ ऑपरेटर है और वह क्या क्या काम जो है से है उसके लिए यहाँ पे मैच किया हुआ है। तो एक बताया जा रहा है कि कोई जैसे गलत मैच है तो वही आपको बताना है कि इसके कार्य के साथ सही से मैच नहीं है तो उसको बताना है। बोला जा रहा है कि फार्मूला लिखने के लिए कोई भी अगर एमएस एक्सेल हो तो उसमें फार्मूला के लिए इक्वल टू साइन का यूज करते हैं आप लोग। मल्टीप्लिकेशन के लिए आस्टेरिक साइन है ना, यह आस्टेरिक साइन है, ठीक है। इसको ना आप लोग हच बोलते हैं, हच नहीं होता है, हच मतलब पिछला होता है। इसको हैश बोलते हैं ना, इसको हैश बोलते हैं, HATCH हैश। चलिए डिवीजन आपको जब करना होता है तो आप लोग बैकवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, ये वाला साइन का। और एक्सपोनेंट देना होता है तो आप लोग कैरेट साइन का यूज करते हैं। कैरेट है ना, कैरेट है ये, वो वाला सोना वाला कैरेट नहीं है ना, CARET। वो कैरेट जी याद होगा 200 मिलीग्राम होता है एक कैरेट में गोल्ड में, तो वो वाला नहीं है, ये दूसरा चीज़ है, वो कैरेट है। स्पेलिंग में अंतर है, यहाँ वहाँ ए होता है, यहाँ पे ई होता है। पता चला कि बाद में ना ये भी फंसा दिया जाए, ठीक है। पता चला कि ये भी दे दे तो लोग कन्फ्यूज कर जाएंगे, तो जानकारी रखना चाहिए भाई सब चीज़। तो कैरेट देखिए यहाँ पे हो गया, तो कैरेट मतलब एक्सपोनेंट होता है, पावर का भी देना होता है ना। तो देखिएगा कि नॉर्मल मोबाइल वगैरह में ऐसे साइन वगैरह दिया जाता है, आप लोग लिख देते हैं तो समझ जाता है, समझा जाता है कि यह पावर दिया हुआ है, ओके, एक्सपोनेंट। तो कौन सा यहाँ पे गड़बड़ है? तो सब चीज़ तो आपको कुछ आइडिया मिल रहा होगा, एक चीज़ जो है यहाँ पे गड़बड़ लग रहा होगा। क्या लग रहा है? डिवीजन गड़बड़ है। यह बहुत ही एक माइन्यूट यहाँ पे अंतर है। क्या है? तो यहाँ पे डिवीजन के लिए बैकवर्ड स्लैश नहीं फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है। स्लैश दो तरह का होता है, एक इस तरह का होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, और एक इस तरह का स्लैश होता है। तो ए वाला जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, वह जो बैकवर्ड स्लैश है ये यूज नहीं होता है डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए सही जो स्लैश जो यूज होता है स्लैश, वो फॉरवर्ड स्लैश होता है, जो कि इधर से होता है ना, इधर से होता है, ठीक है, राइट से आता है, तो इसको आप लोग फॉरवर्ड स्लैश के नाम से जानते हैं। बैकवर्ड स्लैश यूज नहीं होता है, तो यही इसमें गड़बड़ी था, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। बाकी एमएस एक्सेल में फार्मूला जो है इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, ओके। और इस सेल में भी दिखता है इक्वल टू साइन जो है आपको देखने को मिलेगा। जो फार्मूला होता है वो फार्मूला बार में भी दिखता है और आपका सेल में भी दिखता है, इसको याद रखिएगा फार्मूला। दूसरा अच्छी तो सारा चीज़ देख लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए आस्टेरिक साइन का इसका यूज करते हैं आप लोग, इस तरह का साइन जो होता है उसको स्टारिक बोलते हैं। और कैरेट जो होता है आपको, जैसे मुझे लिखना है x के पावर 2 लिखना है, ओके, तो हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं, इसका मतलब समझ जाएगा को अच्छा पावर लिखा हुआ है। ऐसे 2 यहाँ नीचे रहेगा, ऊपर तो जाएगा ही नहीं, ओके। एक्सेल वगैरह में इससे बहुत सारा जाइएगा, ऐसे तो माइक्रोसॉफ्ट में डायरेक्ट ऑप्शन वगैरह होता है, ठीक है, पावर दे सकते हैं, तो उसको आप लोग सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, ये जो नीचे होता है। अब इसको पावर ऊपर दे दीजिएगा, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो सबका तो ऑप्शन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाता है, ओके। लेकिन ये भी यूज होता है आपको एक्सपोनेंट देने के लिए ना, कैरेट का, ठीक है। चलिए समझ गए जी। हाँ, यही देखिए फॉरवर्ड स्लैश था आपका ना, यही है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। बैकवर्ड स्लैश इस तरह से होता है, ओके। चलिए देख सकते हैं, यही आपका देखने को मिल रहा होगा। इस तरह का कुछ सेल वगैरह फार्मूला के बारे में बता रहा था कि फार्मूला जो होता है आपको सेल में भी दिखता है, और यहाँ फार्मूला बार है ना, यहाँ पे दिख रहा है, यह फार्मूला बार है। तो जो आपका फार्मूला जो दिखता है, ओके, रिजल्ट वगैरह, तो फार्मूला बार में भी दिखता है और सेल में भी दिखता है, ठीक है। और सब तो रेंज है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। 1 पेटाबाइट, पेटाबाइट का नाम सुने होंगे, तो 1 पेटाबाइट में कितना होता है? तो 1 पेटाबाइट में होता है 1024 TB ना, 1024 TB होता है, ठीक है, जिसको याद रखिएगा। 1024 MB में कितना होगा? इसमें तो 1 GB हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 GB। और 224 बाइट में क्या होगा? 1 KB होगा। क्या होगा? 1 किलोबाइट, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। और 224 KB में कितना होगा? 224 में होगा आपका 1 MB। क्या होगा? 1 MB हो रहा है ना। और 224 में हो जाएगा आपका 1 TB, जो कि आपका आंसर था, ठीक है। 224 MB में हो जाएगा 1 GB, ठीक है। बाइट में हो जाएगा किलो, 224 बाइट में 1 किलोबाइट होता है। ऐसा देखिएगा जनरली होता है 1000 बाइट, लेकिन 224 एक्यूरेट होता है ना, तो एवरेज करके दे देगा। तो कभी कभी देख लीजिएगा, कहीं की ऑप्शन में 1000 दे देगा, ठीक है। तो कभी कभी वहाँ बोलेगा कि लगभग, ठीक है, तो लगभग में 1000 लिया जाता है, 24 तक नहीं जाता है। आंसर हो गया 224 TB, ठीक है। चलिए, जनरली जो लैपटॉप वगैरह आता है उसमें आपको देखिएगा 1 TB स्टोरेज होता है उसका, यानी कि 224 GB। क्वेश्चन 16 आता है।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बताइए, ये सब देखिए क्वेश्चन ना, ये सब एवरग्रीन है। आपसे 4-5 ऑप्शन दे देंगे, पूछ देंगे कि बताइए कि इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइसेस नहीं है, इनमें से कौन जो है से आपका जो है से वेब ब्राउजर नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन देना एक मतलब बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इनमें से कौन जो है से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, विंडोज, लाइन्यूक्स, डॉस, ओरेकल, उबंटू या फिर एप्पल का iOS। तो पता चल रहा है। तो यहाँ पे सारा के सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ओरेकल को छोड़कर, ठीक है। तो ओरेकल जो है से यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओके। यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ओरेकल ना, तो कंफ्यूज हो गए आप लोग। तो ओरेकल जो है से क्या है, ओरेकल जो है से आप लोग देखने को मिलेगा एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर टेक्सास में है, अमेरिका में, टेक्सास। जिसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। यह जो है से अमेरिकन एक है से सॉफ्टवेयर कंपनी है, ओके। बाकी विंडोज वगैरह, लाइनक्स वगैरह सारा देखिएगा, तो ये सब क्या है, ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकायदा आपका सिलेबस में मेंशन है, ओके। इस पर मैं अभी मुझे बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड कराना है, जैसे कि मैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन वगैरह कराना है, तो उसको भी जल्दी प्रोवाइड कराता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। यह जितना भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस होता है सबको मैनेज करने का काम करता है ना। चलिए, सबको मैनेज करने का काम यही है। एक प्लेटफॉर्म है जिस पर बोल सकते हैं कोई भी डिवाइस वगैरह चलता है। दो तरह का सिस्टम होता है, आप लोग देखिएगा। ये जो है क्या है, एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जितना सारा एप्लीकेशन का काम होता है, जैसे कि एक्सेल का एग्जांपल ले लें, आज तो एक्सेल पे क्वेश्चन देखे थे आप लोग। तो एक्सेल जो है एक तरह का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ठीक है। और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना चल ही नहीं सकता है। यानी कि कोई भी अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम न रहे तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, ना तो नहीं खुद को रिबूट वगैरह कर पाएगा, ओके। तो इस तरह से होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तरह का रोड होता है। मैं तो कितनी बार अब तक बता चुका हूँ, लेक्चर को रिवाइज कर रहा हूँ। तो एक ट्रैक के जैसा होता है, जैसे कि गाड़ी को चलने के लिए रोड चाहिए, ट्रेन को चलने के लिए पटरी चाहिए, उसी तरह से कंप्यूटर को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो ऑन ही नहीं होगा, रिबूट कर ही नहीं पाएगा, ओके। तो इस तरह से होता है। आंसर हो गया ओरेकल, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, न कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन क्यों लग गया भाई, और लगना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जो है से एक वेब ब्राउजर। पिछला वाला इफेक्ट रह गया, नहीं मतलब एन ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो चेक करूँ कि हम वहाँ पे ये तो नहीं लगा के आया हूँ, नहीं यहाँ पे एन है, सही है। तो ओपेरा हो गया, विकिपीडिया को बताइए, गूगल क्रोम है या फिर मोजिला फायरफॉक्स, क्या होगा। देखिए इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर पता चल रहा है। इनमें से वेब ब्राउजर कौन है, वेब ब्राउजर वगैरह आप लोग पता होगा, नेट वगैरह पर सर्फिंग वगैरह करने का काम करते हैं, ओके, वेब ब्राउजर का यूज करके। तो यहाँ पे विकिपीडिया जैसे वेब ब्राउजर नहीं है, क्या है, विकिपीडिया जो है से वेब ब्राउजर यह नहीं है, एक तरह का यह साइट है ना, क्या है, एक तरह का वेबसाइट होता है। बहुत सारा कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को आप लोग वेबसाइट बोलते हैं। जिस तरह से कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को आप लोग वर्कबुक बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज को आप लोग वेबसाइट बोलते हैं। तो वेबसाइट पे बहुत सारा पेज वगैरह होता है, तो वहाँ पे विकिपीडिया की तरह का वेबसाइट देखने को मिलता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग रीड वगैरह करते हैं, बहुत फेमस है। इसका भी मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाने के यूज करता हूँ। तो विकिपीडिया से बहुत सारा डेटा उठाता हूँ, और विकिपीडिया का डेटा जो होता है से बहुत सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स यही माना जाता है। देखिए मैं कभी कभी पढ़ाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ मुझे सर्च भी करना पड़ता है। तो कभी कभी मैं सर्च करता हूँ तो एक दो पॉइंट अगर कहीं पे गड़बड़ होता है ना, तो होता क्या है ना, कहीं अगर उल्टा पुल्टा जगह से उठा लीजिएगा तो गूगल करता क्या है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को उसके पास अपना नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि कोई मैं अपना वेबसाइट बनाया, ओके, तो उस वेबसाइट में कोई इन्फॉर्मेशन डाल दिया और मेरा डाला गया इन्फॉर्मेशन गलत है, और अगर आपका सर्च क्या हुआ, अगर मान लेते हैं कोई कीवर्ड आपने सर्च किया, सर्च करने कीवर्ड होता है, तो गूगल उस कीवर्ड से मेरा जो वहाँ पे जो मैं डाल कर रखा हूँ उसे अगर मैच करता है तो मेरा रिजल्ट आपको तुरंत वहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर मेरा रिजल्ट अगर गलत होगा तो आपको भी गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ कुछ कभी कभी हो जाता है, ओके। तो इंटरनेट पर आपको बहुत बाढ़ जैसी चीज़ें हैं, तो ध्यान से आप लोग उसको सर्च करना है। विकिपीडिया को आप लोग ऑथेंटिक सोर्स मान सकते हैं, ओके। तो कुछ आइडिया तो आप लोग रख सकते हैं। तो विकिपीडिया आप लोग को वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी ओपेरा, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स सारा आपको वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल में आता है। थोड़ा सा विकिपीडिया के बारे में चर्चा नहीं किया था, तो आज थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, याद रखिएगा। विकिपीडिया देखिएगा, इसको जो है से बनाया गया था 2000 ईस्वी में। नाम क्या था, पर्सन का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। इनका नाम था एक जिम्मी वेल्स थे, क्या थे, जिम्मी वेल्स, और एक थे लैरी सैंगर, लैरी सैंगर, ओके। तो याद रखिएगा जिम्मी वेल्स, लैरी सैंगर, यही जैसे दो पर्सन थे जो कि विकिपीडिया को बनाए थे। विकिपीडिया जो ओरिजिनली था ना, उसका नाम विकिपीडिया नहीं था ना,
ओरिजिनली उसका नाम विकिपीडिया नहीं था, इसका नाम था नूपेडिया। क्या नाम था? नूपेडिया। इसका नाम नूपेडिया था, विकिपीडिया बाद में इसको किया गया था। ओके, तो कुछ कुछ आइडिया रख सकते हैं। गूगल क्रोम बहुत ही एक फेमस वेब ब्राउजर है, आपको आइडिया होगा। नहीं 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 छोड़िए, अभी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन है आगे। चलिए, हाँ, तो कुछ कुछ विकिपीडिया आपको इस तरह से देखने को मिलता है। आ गया, अब यहाँ पे सब बता दूंगा। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट यूज वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट नहीं पूछा है, सेकंड पूछा है। फर्स्ट पूछेंगे सब कुछ टिक लगा लेगा गूगल क्रोम। तो यहाँ पे जो है से कौन जो है से सेकंड मोस्ट यूज जो है से वेब ब्राउजर वर्ल्ड में है? ओपेरा, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या सफारी? सब कुछ सोच रहे होंगे कि इसका आंसर सी होना चाहिए। ओके, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को लगाता तो वह गलत होता, अगर ऑप्शन नंबर आपने बी को लगाता तो भी वह गलत होता, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को लगाता तो भी गलत होता यानी कि सही आंसर हो जाएगा सफारी। ओके, जो सेकेंड मोस्ट यूज जो वेब ब्राउजर है वर्ल्ड में वह सफारी है। टोटल मार्केट में देखिएगा इसका 20% इसका वेटेज है। तो जितने जनसंख्या वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा उसका जो है से आपको 20% लोग जो हैं से सफारी को यूज करते हैं, और गूगल क्रोम को तो कहना ही नहीं है, सबसे ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। लगभग देखिएगा तो 63% है। क्या है? 63% जो है से लोग जो है से गूगल क्रोम को यूज करते हैं। ओके, मैं भी गूगल क्रोम ही यूज करता हूँ। ओके, सफारी वगैरह तो बहुत मतलब 20% करते हैं, लेकिन गूगल क्रोम के बाद इसी का नंबर है। फायरफॉक्स और नहीं, सफारी का यूज किया जाता है। ओके, गूगल क्रोम देखिए, गूगल क्रोम किसका है? ऑब्वियसली गूगल का होगा। तो गूगल जो कंपनी था उसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उसका स्थापना किया गया था 1998 में। यह देखिए, गूगल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका नाम लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन 2% के द्वारा किया गया था 1998 में। अभी सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। इनका एक महीने का इनकम है 147 करोड़। पढ़िए ध्यान से, ठीक है, पढ़िए, नॉलेज लेने के लिए पढ़िए, ठीक है। आइडिया आप लोग इतना पढ़ाई कीजिए ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग सरकारी नौकरी की ही करें, ठीक है। आप लोग का थोड़ा सा अब माइंड जो है डेवलप हो चुका है, पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोग नॉलेज गेन कर सकें। आप लोग फ्यूचर में जो है से कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग को जिंदगी से कहीं भी ले जा सकता है। तो जितना ज़्यादा हर एक क्षेत्र में होता है नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को हमेशा सीखने की प्रवृत्ति में डाल के रखिए। आज का जो फ्यूचर है ना, एक ऐसा फ्यूचर है जहाँ पे सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, अलग अलग फ्यूचर आप देख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है कि आप लोग अगर करेंगे, ठीक है, तो आप लोग एक जगह बंद कर रह जाएंगे, काम करना पड़ेगा। लेकिन देखिए वो भी सही है, हम लोग को अपना देश के लिए सेवा करना चाहिए, वो अलग बात है, अलग अलग चॉइस है। लेकिन आप इधर जॉब करते हैं तो आप लोग 10 लोगों का 20 लोगों का रोजगार देंगे, ठीक है। तो अपना अपना थिंकिंग है, तो अलग जिसको जिसको जहाँ जाना है तो वहाँ पे जा सकते हैं, अपना अलग अलग काम करने का तरीका होता है, तो इसे आप समझ सकते हैं। तो गूगल क्रोम हो गया, तो यही इनके बारे में मुझे आइडिया आ रहा था कि बहुत इनका देखिएगा लाइफ जो इन लोग का है ना बहुत संघर्षपूर्ण रहा था, और आज देखिए कहाँ पे खड़े हैं, तो एक प्रेरणादायक स्रोत हैं आपके लिए। आंसर हो गया गूगल क्रोम। बाकी जो एंड्रॉयड देखने को मिलता है, एक बताता हूँ, एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका है? ये भी जो है गूगल ही लॉन्च किया है, और एंड्रॉयड को 2008 में लॉन्च किया गया था सबसे पहले ना, याद रख लीजिए। एंड्रॉयड 1 जो है 2008 में आया था। चलिए, हाँ जी, तो ये क्या लिखा हुआ है जी? यही लिखा हुआ है कि गूगल क्रोम है लगभग 63% इसका मार्केट में वेटेज है, और सफारी का 20% है। तो याद रखिएगा फर्स्ट सेकंड पे यही आते हैं, तो लिखा हुआ भी था। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन अ पर्सनल कंप्यूटर। तो आपको जो थंबनेल में देखे होंगे वो क्वेश्चन आ चुका है। तो इनमें से कौन सा जो है से स्टोरेज जो पर्सनल कंप्यूटर में जो है से आपको एक स्टोरेज डिवाइस है, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बात किया जा रहा है, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पेन ड्राइव या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क। आप लोगों को प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आपको रैम यूज होता है, इसमें ना रैम यूज होता है पर्सनल कंप्यूटर में, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में। सेकेंडरी में यूज होता है आपका जितना भी सारा यूज होता है, हार्ड डिस्क वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह कर लीजिए, ठीक है। तो यही है रैंडम एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट में इसको आप लोग रैम बोलते हैं। एक तरह का क्या है? एक तरह का वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि कुछ समय के बाद जो है से यह खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और डी रैम आपको बताया था ना, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम जो था उसको टाइम टू टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है, डी रैम को, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को। यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बात किया जा रहा है, पीसी जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं ना। चलिए, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किसको बोलते हैं? तो इनका नाम रखिएगा, जो फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है एडवर्ड रॉबर्ट्स को कहा जाता है ना। तो एडवर्ड रॉबर्ट्स जो है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, एडवर्ड रॉबर्ट्स हैं, तो उनको जो है सिर्फ फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी एक कंप्यूटर साइंस, फादर ऑफ अगर कंप्यूटर साइंस आपको पूछ दें तो कौन है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस आपके एलन ट्यूरिंग है। एलन ट्यूरिंग जो है
से फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहे जाते हैं। और बाकी फादर ऑफ कंप्यूटर तो पता होगा, किसको पता नहीं है बताइए जरा। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी एडा लवलेस, ठीक है, तो लाल याद रख लीजिएगा, लेडी एडा लवलेस जो है से मदर ऑफ कंप्यूटर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनका बहुत हाथ था, फर्स्ट कंप्यूटर जो हुआ था उसने प्रोग्रामिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, तो इसीलिए इनको आपको बोला जाता है मदर ऑफ कंप्यूटर, लेडी एडा लवलेस। और जो फर्स्ट कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज बनाए थे उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। क्या नाम था? एनालिटिकल इंजन। के फर्स्ट टाइम है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसके बारे में कुछ कुछ आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया में किसको बोलते हैं, ये आपको आइडिया है? फादर ऑफ जो सुपर कंप्यूटर इंडिया में है विजय पी भाटकर को बोला जाता है ना, विजय पी भाटकर जो है उनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, इनके बारे में आइडिया रखिएगा। अभी वर्ल्ड में जो सबसे फास्ट कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फोगाकू ना, क्या है? फोगाकू। गलत हो गया, क्यों? क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूँ कि फोगाकू जो है से हट गया, अब जो है से फोगाकू नहीं है, फ्रंटियर है। तो करंट अफेयर भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फोगाकू नहीं, फ्रंटियर है, ये अमेरिका का कंप्यूटर है, फोगाकू अभी नहीं है, ठीक है। फोगाकू सेकंड स्थान में चला गया, जापान का फोगाकू था, अब फ्रंटियर आ गया, ओके। तो फ्रंटियर सबसे फ्रंट पे है, ठीक। चलिए गलती कर करके बता दूं ताकि आप लोग को लंबे समय तक याद रहे। आई होप कि आंसर समझ में आ गया होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल प्री प्रोसेसर कमांड्स इन सी बिगिन विथ अ। बोला जा रहा है कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिलता है, तो जो सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है उसमें जितने भी प्री प्रोसेसर होते हैं किस कमांड से शुरू होते हैं? यहाँ पे एंड का साइन लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हैश का साइन है, उसके बाद यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे डॉलर का साइन है। तो किस शुरू होता है कोई भी कमांड? देख लीजिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी सब लोग देखने को मिलता है सी में, तो कहीं भी देख लीजिए कहाँ दिख रहा है, सारा देख लीजिए यहाँ पे जितना भी दिख रहा है सारा हैश टैग से शुरू है, तो आंसर लगा लीजिए हैश टैग, ओके। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ओके ना। चलिए यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आज थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ कुछ बता देता हूँ। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, बताया था कि सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, पाइथन होता है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह होता है, ओके। तो ये जो है से आप लोग को देखने को मिलता है हाई लेवल लैंग्वेज में। और जो सी प्रोग्रामिंग भाषा है ना, इसको याद रखिएगा, सी प्रोग्रामिंग भाषा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बनाते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन को बनाने के लिए भी यूज करते हैं आप लोग, ओके। तो इसको याद रखिए, सी प्रोग्रामिंग भाषा का यूज किया जाता है। आइए आज कुछ कुछ ना बता देते हैं, जैसे जाइए कुछ लैंग्वेज के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बताता हूँ जावा के बारे में, क्या होता है जावा के बारे में बताता हूँ। उसके बाद बताता हूँ कोबोल के बारे में, क्या बताता हूँ कोबोल के बारे में बताता हूँ। उसके बाद देख लीजिएगा जावा हो गया, कोबोल हो गया, उसके बाद फोर्ट्रॉन बताता हूँ, फोर्ट्रॉन। और सारे एक टाइम में याद नहीं आता है ना। देखिए जावा का यूज आप लोग करते हैं, जैसे आजकल जो बहुत फेमस है जो मल्टीमीडिया वेब पेज होता है, क्या होता है जो मल्टीमीडिया वेब पेज होता है, या फिर वेब बेस्ड जो एप्लीकेशन होता है, उसके लिए जावा आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो जावा लैंग्वेज जो आप लोग सिखाया जाता होगा। कोबोल देखिए या कॉमर्शियल पर्पस किया जाता है, क्या होता है कोबोल जो लैंग्वेज होता है या कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आप लोग याद देखिए कॉमर्शियल पर्पस यानी कि आप लोग देखिएगा जितना भी फ्लिपकार्ट वेबसाइट वगैरह है तो कॉमर्शियल वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है। फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज था इसका नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ये जो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसको देखिएगा फुल फॉर्म इसका फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। और फोर्ट्रॉन भाषा किसने विकसित किया था? इनका नाम था जे बेकस, कुछ नाम था इनका ना, जे बेकस ही होगा, जॉन बेकस। तो जॉन बेकस जो थे फोर्ट्रॉन लैंग्वेज को डेवलप किए थे। अभी 3 याद आया, बाकी सारा एक टाइम में ये माइंड पे नहीं आता है, बहुत चीज़ भूल जाता हूँ। तो आंसर आपका हैश हो गया, ठीक है। तो हैश टैग से सी प्रोग्रामिंग भाषा में यूज होता है प्री प्रोसेसर कमांड। समझ चुके हैं? दैट्स इट फॉर दिस क्लास। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। कुछ कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। डिमांड वगैरह भी कुछ कुछ आ रहा है, तो सबका धीरे धीरे मैं डिमांड यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।